कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जो लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जमीन पर हर तरफ कचरा, गरीबी, बीमारियां और डर का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने धरती से बहुत ऊपर अंतरिक्ष में अपना एक आलीशान शहर बसाया है जिसका नाम है एलिसियम। एलिसियम में रहने वाले लोगों के पास ऐसी मेडिकल तकनीक है जो कुछ ही सेकंड्स में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लेकर लगभग हर बीमारी का इलाज कर सकती है। वहां बीमारी से मरना लगभग नामुमकिन है, लेकिन धरती पर रहने वाले गरीब लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग मामूली बीमारियों का इलाज न मिलने की वजह से भी अपनी जान गंवा देते हैं। एलिसियम तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बेहिसाब दौलत। इसी बदहाल दुनिया में रहता है मैक्स। बचपन से उसका एक ही सपना है कि किसी तरह एलिसियम के दरवाजे धरती के हर इंसान के लिए खुल जाएं ताकि गरीब लोग भी वहां जाकर अपना इलाज करवा सकें। इसी मकसद से वो आर्माडाइन नाम की कंपनी में काम करता है। यही कंपनी एलिसियम के लिए रोबोट, हथियार और दूसरी आधुनिक तकनीक तैयार करती है। दूसरी तरफ स्पाइडर नाम का एक स्मगलर है जो मोटी रकम लेकर लोगों को गैर कानूनी तरीके से एलिसियम पहुंचाता है। इस बार भी वो इलाज की उम्मीद में आए कई बीमार लोगों को 3 जहाजों में बैठाकर रवाना करता है। उसके आदमी हर यात्री के हाथ में एलिसियम का नकली सिटीजन चिप लगा देते हैं ताकि वहां की मेडिकल मशीन उन्हें नागरिक समझकर इलाज कर दे। उन्हीं यात्रियों में एक छोटी बच्ची भी होती है जिसके पैर ठीक से काम नहीं करते। कुछ ही देर में तीनों जहाज एलिसियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर एलिसियम में रक्षा सचिव डेलाकॉर्ट को सूचना मिलती है कि 3 अनधिकृत जहाज शहर की ओर बढ़ रहे हैं। वो तुरंत कंट्रोल सेंटर पहुंचती है और अपने सबसे खतरनाक एजेंट क्रूगर को कार्रवाई का आदेश देती है। आदेश मिलते ही क्रूगर मिसाइलें दाग देता है। पहली मिसाइल पहले जहाज को हवा में ही तबाह कर देती है। दूसरी मिसाइल दूसरे जहाज को भी नष्ट कर देती है, लेकिन तीसरा जहाज किसी तरह बच निकलता है और एलिसियम में इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है। जहाज से बाहर निकलते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। डेलाकॉर्ट आदेश देती है कि किसी भी घुसपैठिए को भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। देखते ही देखते रोबोट सैनिक पूरे इलाके में फैल जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच वो छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ पास के एक घर में छिप जाती है। वहाँ एक मेडिकल मशीन लगी होती है। मशीन बच्ची का हाथ स्कैन करती है। नकली चिप पहचानने के बावजूद इलाज शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में उसका इलाज पूरा हो जाता है और पहली बार वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अपनी बेटी को चलता देखकर उसकी माँ भावुक हो जाती है, लेकिन तभी रोबोट सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और माँ बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में डेलाकॉर्ट को रिपोर्ट मिलती है कि इस ऑपरेशन में 59 लोग मारे गए और 34 लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया। वो आदेश देती है कि सभी कैदियों को वापस धरती भेज दिया जाए। इसके बाद उन्हें जबरन जहाज में बैठाकर फिर उसी बदहाल दुनिया में लौटा दिया जाता है। अब कहानी वापस मैक्स की तरफ लौटती है। मैक्स रोज की तरह बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी कुछ पुलिस रोबोट वहां मौजूद लोगों की तलाशी लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे मैक्स के पास पहुंचते हैं। उसका पुराना क्राइम रिकॉर्ड देखकर एक रोबोट पूछता है, तुम्हारे बैग में क्या है? मैक्स शांत रहते हुए जवाब देता है, बस कुछ हेयर प्रोडक्ट्स हैं सर, काम पर जा रहा हूँ। इसी दौरान बस आ जाती है। मैक्स जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन रोबोट उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। वे उसे भीड़ से अलग ले जाकर उसके हाथ पर इतनी जोर से वार करते हैं कि उसकी हड्डी टूट जाती है। बैग की तलाशी लेने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे ठंडे लहजे में कहते हैं, अब पुलिस स्टेशन जाकर एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करवा देना। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। दर्द से परेशान मैक्स सीधे अस्पताल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त फ्रे से होती है जो अब नर्स बन चुकी है। वो उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। इसके बाद मैक्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद रोबोट अधिकारी उसकी शिकायत सुनने के बजाय उसी को धमकाने लगता है। वो कहता है, तुमने नियम तोड़ा है, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, अगली बार सीधे 5 साल की जेल होगी। मैक्स मजबूरी में माफी मांगता है और वहां से निकल जाता है। भागते भागते वो अपनी कंपनी पहुंचता है। उसकी पट्टी बंधी बांह देखकर मैनेजर कहता है, इस हालत में तुम काम नहीं कर सकते, वापस जाओ। मैक्स उससे विनती करता है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वो अपना काम कर लेगा। काफी कहने के बाद मैनेजर उसे काम पर भेज देता है। अंदर जाते ही मैक्स कंपनी के मालिक कार्लाइल को देखता है। उसी समय बोर्ड मीटिंग में कार्लाइल कहता है, मुझे धरती की गंदी हवा में सांस लेने का कोई शौक नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कंपनी के मुनाफे के लिए आता हूँ। शाम को काम खत्म होने के बाद मैक्स का दोस्त उसके टूटे हुए हाथ के बारे में पूछता है। मैक्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पुलिस से मुलाकात हो गई थी। उसका दोस्त उसे फिर से कार चोरी करने का ऑफर देता है, लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। दोस्त उसे जाते हुए देखकर कहता है, यार कभी तू इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी था और आज देख कैसी जिंदगी जी रहा है। अगले दिन मैक्स फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तभी अचानक एक बड़ी मशीन का दरवाजा
दरवाजा बीच में फंस जाता है और पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है। मैक्स मशीन को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी उसका मैनेजर गुस्से में वहां पहुंचता है और चिल्लाकर कहता है, पूरी प्रोडक्शन लाइन सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। मैनेजर मशीन के अंदर झांकते हुए देखता है कि एक प्लेटफॉर्म बीच में फंस गया है जिसकी वजह से दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा। वो तुरंत मैक्स को अंदर जाकर उसे ठीक करने का आदेश देता है। मैक्स साफ मना कर देता है। उसे पता है कि उस रेडिएशन मशीन के अंदर जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है, या तो अंदर जाकर मशीन ठीक करो या फिर हमेशा के लिए अपनी नौकरी भूल जाओ। मजबूर होकर मैक्स मशीन के अंदर चला जाता है। वो फंसे हुए प्लेटफॉर्म को सही जगह पर धकेल देता है। तभी अचानक मशीन का भारी दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो जाता है। अगले ही पल मशीन चालू हो जाती है। कंट्रोल स्क्रीन पर चेतावनी दिखाई देती है कि अंदर एक इंसान मौजूद है, लेकिन तब तक प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड्स में तेज रेडिएशन मैक्स के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेता है। वो दर्द से तड़पने लगता है। बाहर खड़े कर्मचारी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल पाता। आखिरकार एक सिक्योरिटी रोबोट इमरजेंसी कमांड से मशीन का लॉक खोलता है और मैक्स को बाहर निकालता है। तब तक वो बेहोश हो चुका होता है। कुछ देर बाद मैक्स की आंख खुलती है। सामने एक मेडिकल रोबोट खड़ा होता है। वो बिना किसी भावना के बताता है कि उसके शरीर में घातक मात्रा में रेडिएशन पहुंच चुका है और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह टूट जाता है। उसी समय कंपनी का मालिक कार्लाइल वहां पहुंचता है। वो हादसे की परवाह करने के बजाय सिर्फ इतना पूछता है कि प्रोडक्शन क्यों रुका हुआ है। जब मैनेजर पूरी घटना बताता है तो कार्लाइल बेपरवाही से कहता है, काम दोबारा शुरू करो, बाकी किसी की जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं। जाने से पहले मेडिकल रोबोट मैक्स को कुछ दवाइयां देता है और कहता है, जब तक जिंदा हो इन्हें लेते रहना। दूसरी तरफ एलिसियम में डेलाकॉर्ट को कमेटी के सामने पेश किया जाता है। उस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने और क्रूगर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है। कमेटी उसे कड़ी चेतावनी देती है और क्रूगर को उसकी ड्यूटी से हटा देती है। जब क्रूगर से उसके सरकारी हथियार वापस मांगे जाते हैं तो वो गुस्से में उन्हें लौटाने से इनकार कर देता है। इधर धरती पर मैक्स किसी तरह घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो सड़क पर गिर पड़ता है। तभी उसका दोस्त उसे देख लेता है और सहारा देकर घर ले आता है। घर पहुंचते ही मैक्स को खून की उल्टियां होने लगती हैं। वो अपने दोस्त से कहता है, रेडिएशन ने मेरा शरीर बुरी तरह खराब कर दिया है। मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इसका इलाज सिर्फ एलिसियम में हो सकता है। मुझे स्पाइडर से मिलना होगा। उसका दोस्त कहता है, लेकिन एलिसियम का गैरकानूनी टिकट बहुत महंगा है। मैक्स जवाब देता है, कोई और रास्ता नहीं है, मुझे हर हाल में वहां पहुंचना होगा। दोनों तुरंत स्पाइडर के अड्डे पर पहुंचते हैं। मैक्स सीधे कहता है, मुझे एलिसियम जाने का टिकट और एक सिटीजन चिप चाहिए। स्पाइडर पूछता है, पैसे हैं? मैक्स कहता है, अभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम करके पूरा कर्ज चुका दूंगा। स्पाइडर हंसते हुए मना कर देता है। तभी मैक्स जेब से एक नुकीली चीज निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, मैं पहले भी तुम्हारे लिए 5 साल जेल काट चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अकेला नहीं मरूंगा। मैक्स की हालत देखकर स्पाइडर समझ जाता है कि वो सच कह रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। इसके बाद वो मैक्स को अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है और एक हाई टेक चिप दिखाता है। स्पाइडर बताता है कि उनका निशाना एलिसियम का एक बेहद अमीर आदमी होगा। इस चिप को उसके दिमाग में लगाकर उसका पूरा डेटा कॉपी किया जाएगा। अगर मिशन सफल रहा तो उन्हें उसकी पहचान, उसकी दौलत और एलिसियम के सिस्टम तक पहुंच मिल जाएगी। स्पाइडर मैक्स को पूरी योजना समझाते हुए कहता है कि अगर ये मिशन सफल हो गया तो वे इतनी दौलत हासिल कर लेंगे कि फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैक्स के लिए अब पैसों से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना है। उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। तभी स्पाइडर उसे एक एक्सोसूट दिखाता है और कहता है, इसे तुम्हारे शरीर में फिट किया जाएगा। इसके बिना तुम ये मिशन पूरा नहीं कर पाओगे। मैक्स के दिमाग में तुरंत आर्माडाइन कंपनी के सीईओ कार्लाइल का ख्याल आता है, वही आदमी जिसने उसकी जान की कोई परवाह नहीं की थी। मैक्स कहता है, अगर किसी को निशाना बनाना है तो कार्लाइल को बनाएंगे। उसके पास सबसे ज्यादा दौलत भी है और वही हमारे मिशन का सबसे बड़ा मौका है। उधर एलिसियम में कार्लाइल अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने डेलाकॉर्ट से मिलता है। डेलाकॉर्ट उसे एक सुरक्षित कमरे में ले जाकर पूछती है, एलिसियम तुम्हारी कंपनी ने बनाया है, क्या इसके सिस्टम को रिबूट करके नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कार्लाइल जवाब देता है, हाँ, सिस्टम को रिबूट करके नया प्रशासन लागू किया जा सकता है। यही दोनों के बीच सत्ता बदलने की गुप्त योजना बन जाती है। इधर स्पाइडर मैक्स को सैंड्रो के पास ले जाता है। सबसे पहले उसके हाथ में नई सिटीजन आईडी चिप लगाई जाती है, क्योंकि इसके बिना एलिसियम की मेडिकल मशीन इलाज नहीं करेगी। इसके बाद मैक्स का ऑपरेशन शुरू होता है। सैंड्रो
सैंड्रो उसे पहले ही चेतावनी देता है कि ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी। बेहोश करने के बाद डॉक्टर एक्सोसूट को उसके शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों से जोड़ देते हैं। ऑपरेशन पूरा होते ही सूट को एक्टिव किया जाता है और मैक्स का शरीर उसकी ताकत के साथ तालमेल बैठाने लगता है। अगली सुबह सैंड्रो उसकी जांच करता है। सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा होता है। अब मैक्स पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है और मिशन के लिए तैयार है। उधर कार्लाइल एलिजियम के सिस्टम से जुड़ा पूरा गोपनीय डेटा अपने दिमाग में एनक्रिप्ट करके सुरक्षित कर लेता है। वो सुरक्षा ऐसी रखता है कि बिना सही पासकोड के डेटा निकालने की कोशिश करने पर उसकी जान भी जा सकती है। इधर मैक्स और उसकी टीम मिशन की आखिरी तैयारी पूरी करती है। वे कार्लाइल की कंपनी के बाहर घात लगाकर इंतजार करने लगते हैं। योजना साफ होती है। जैसे ही कार्लाइल का जहाज उड़ान भरेगा, हमला कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद कार्लाइल जहाज में बैठकर एलिजियम के लिए रवाना होता है। मौका मिलते ही मैक्स उसकी तरफ मिसाइल दाग देता है। हमले के बाद पूरी टीम कार में बैठकर गिरते हुए जहाज का पीछा करती है। मैक्स डिसेबलर डिवाइस एक्टिव करता है, जिससे जहाज का कंट्रोल पूरी तरह जवाब दे देता है और वो रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। उधर डेलाकॉर्ट को तुरंत इस हमले की सूचना मिलती है। उसे पता है कि एलिजियम के सिस्टम से जुड़ा सबसे अहम डेटा कार्लाइल के दिमाग में सुरक्षित है। वो बिना देर किए क्रूगर से संपर्क करती है और आदेश देती है किसी भी कीमत पर वो डेटा सुरक्षित रहना चाहिए। इसके बाद क्रूगर अपने साथियों के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। इधर मैक्स और उसकी टीम क्रैश हुए जहाज तक पहुंच जाती है। अंदर मौजूद कार्लाइल अपने सिक्योरिटी रोबोट्स को हमलावरों को रोकने का आदेश देता है। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। जब मैक्स को एहसास होता है कि सामान्य हथियार रोबोट्स पर असर नहीं कर रहे, तो वो अपनी एक्सप्लोसिव गन का इस्तेमाल करता है। एक सटीक फायर में पहला रोबोट पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके बाद मैक्स और उसका साथी लेजर कटर से जहाज का दरवाजा काटकर अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही वे कार्लाइल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, एक और रोबोट उन पर हमला कर देता है। जवाबी फायरिंग के दौरान एक गोली कार्लाइल के सीने में लग जाती है। मौका मिलते ही मैक्स उस रोबोट को भी खत्म कर देता है। इसके बाद सैंड्रो तुरंत डेटा ट्रांसफर डिवाइस कार्लाइल के दिमाग से जोड़ देता है। अपनी आखिरी सांसों में कार्लाइल सिर्फ इतना कहता है, तुम नहीं जानते तुम क्या करने जा रहे हो। कुछ ही सेकंड्स में डेटा ट्रांसफर पूरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सभी स्क्रीन की तरफ देखते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। पूरा डेटा एनक्रिप्टेड है और बिना सही कोड के उसे पढ़ना नामुमकिन है। उसी समय क्रूगर अपने युद्धपोत के साथ वहां पहुंच जाता है। उसका विशाल जहाज देखते ही मैक्स की टीम समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलावा देने जैसा होगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। जमीन पर उतरते ही क्रूगर सबसे पहले सैंड्रो को गोली मार देता है। दूसरी तरफ मैक्स और उसका साथी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूगर का हमला उनकी कार को पलट देता है। कार रुकते ही क्रूगर सीधे मैक्स पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। एक्सोसूट होने के बावजूद मैक्स क्रूगर के सामने टिक नहीं पाता और बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी मैक्स का दोस्त उसकी मदद के लिए बीच में आ जाता है, लेकिन क्रूगर बिना देर किए उसे गोली मार देता है। अपने दोस्त को खोते ही मैक्स का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत अपनी गन निकालकर क्रूगर पर फायरिंग शुरू कर देता है। कई गोलियां लगने के बाद क्रूगर जमीन पर गिर पड़ता है। मैक्स कुछ पल अपने दोस्त की तरफ देखता है, लेकिन वहां रुकना अब नामुमकिन था, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद क्रूगर को होश आता है। तभी डेलाकॉर्ट का कॉल आता है। वो बताती है कि कार्लाइल का डेटा चोरी हो चुका है और मैक्स को हर हाल में जिंदा पकड़ना होगा। आदेश मिलते ही क्रूगर फिर से मैक्स के पीछे निकल पड़ता है। उधर डेलाकॉर्ट को कार्लाइल की मौत की खबर मिलती है। उसे एहसास हो जाता है कि एलिजियम का सबसे अहम डेटा अब उनके हाथ से निकल चुका है। वो तुरंत पूरे अमेरिका का कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद करने का आदेश देती है, ताकि मैक्स कहीं भी संपर्क न कर सके। दूसरी तरफ स्पाइडर अचानक पूरे नेटवर्क का ब्लैकआउट देखकर समझ जाता है कि मैक्स के पास कोई ऐसी चीज है जिसे एलिजियम किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता है। इसी बीच क्रूगर का साथी चोरी हुए डेटा की जांच करता है। तब पता चलता है कि ये कोई साधारण डेटा नहीं, बल्कि एलिजियम का रीबूट प्रोग्राम है। इसके बाद वे कई हाईटेक ट्रैकिंग डिवाइस छोड़ते हैं जो मैक्स की लोकेशन तलाशना शुरू कर देते हैं। इधर रेडिएशन और चोटों की वजह से मैक्स की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। किसी तरह वो उस अस्पताल के बाहर पहुंचता है जहां उसकी बचपन की दोस्त फ्रे काम करती है। उसे घायल देखकर फ्रे तुरंत उसके पास दौड़ती है। मैक्स उससे कहता है, मुझे अस्पताल मत ले जाओ, अपने घर ले चलो। फ्रे उसे घर ले जाकर उसके जख्मों का इलाज करती है। अगली सुबह मैक्स उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि वो एलिजियम पहुंचने के लिए स्पाइडर के मिशन पर गया था, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। इसी दौरान फ्रे अपनी छोटी बेटी से उसकी मुलाकात कराती है। बच्ची को देखते ही मैक्स समझ
समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुका तो फ्रे और उसकी बेटी भी खतरे में पड़ जाएंगी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से जाने का फैसला करता है। तभी फ्रे उसे बताती है कि उसकी बेटी आखिरी स्टेज के कैंसर से जूझ रही है और उसे बचाने का एकमात्र तरीका एलिजियम की मेडिकल मशीन है। ये सुनकर मैक्स कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वो उनकी मदद करना चाहता है लेकिन जानता है कि उसके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, इसलिए वो भारी मन से वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर आता है उसे ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखाई देती है। वो तुरंत पत्थर उठाकर उसे नष्ट कर देता है, लेकिन डिवाइस टूटने से पहले उसकी लोकेशन क्रूगर तक भेज चुकी होती है। लोकेशन मिलते ही क्रूगर अपने आदमियों को नीचे भेज देता है। उधर फ्रे अपनी बेटी के साथ घर में होती है कि तभी क्रूगर और उसके लोग अंदर घुस आते हैं। वे मैक्स के बारे में पूछते हैं लेकिन फ्रे कुछ नहीं बताती। इसके बाद वे फ्रे और उसकी बेटी दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स सीधे स्पाइडर के अड्डे पर पहुंचता है। वो स्पाइडर से कहता है मुझे अभी एलिजियम पहुंचना है। स्पाइडर हैरानी से पूछता है आखिर तेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए पूरा एलिजियम तेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैक्स जवाब देता है मुझे कुछ नहीं पता, मिशन तो नाकाम हो चुका था। स्पाइडर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो मैक्स को अपने सुपर कंप्यूटर से जोड़कर उसके दिमाग में मौजूद डेटा पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड्स बाद स्क्रीन पर कोड दिखाई देने लगते हैं। डेटा देखकर स्पाइडर भी चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये एलिजियम के पूरे सिस्टम को रीबूट करने वाला मास्टर कोड है। वो मैक्स की तरफ देखकर कहता है अब एलिजियम वाले तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तेरे दिमाग में सिर्फ डेटा नहीं बल्कि पूरे एलिजियम का कंट्रोल छिपा हुआ है। मैक्स हैरानी से स्पाइडर से पूछता है आखिर ये डेटा है क्या? स्पाइडर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है ये एलिजियम का रीबूट प्रोग्राम है। जिसके पास ये डेटा होगा उसके पास पूरे एलिजियम के सिस्टम को नियंत्रित करने की ताकत होगी। इस समय ये डेटा तुम्हारे दिमाग में है मैक्स। अगर ये प्रोग्राम एक्टिव हो गया तो एक ही कमांड से धरती पर रहने वाले हर इंसान को एलिजियम का नागरिक बनाया जा सकता है। ये सुनते ही मैक्स पूछता है हम वहाँ कब जा सकते हैं? स्पाइडर जवाब देता है सिग्नल जाम हटने में 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद ही निकल पाएंगे। ये सुनकर मैक्स बेचैन हो उठता है। वो कहता है मेरे पास 3-4 दिन नहीं है, उससे पहले ही रेडिएशन मुझे मार देगा। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। जाते जाते स्पाइडर चुपके से उसके कपड़ों पर एक जीपीएस ट्रैकर लगा देता है। बाहर पहुंचकर मैक्स ट्रैकिंग डिस्क के नीचे खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है अगर मुझे इलाज के लिए एलिजियम नहीं ले गए तो मैं खुद को गोली मार दूंगा, फिर ये डेटा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जहाज में बैठा क्रूगर ये सब देख लेता है। वो तुरंत अपना युद्धपोत नीचे उतारने का आदेश देता है। कुछ ही देर में जहाज जमीन पर उतरता है। मैक्स के हाथ में पिन निकला हुआ ग्रेनेड होता है। वो साफ कहता है पहले मेरा इलाज होगा, उसके बाद तुम्हें डेटा मिलेगा। अगर किसी ने चालाकी की तो मैं खुद को उड़ा दूंगा। क्रूगर समझ जाता है कि फिलहाल मैक्स को जिंदा रखना ही उसकी मजबूरी है। वो कहता है ठीक है हम तुम्हें एलिजियम ले चलते हैं। मैक्स जैसे ही जहाज के अंदर जाता है उसकी नजर फ्रे और उसकी बेटी पर पड़ती है। दोनों कैद होती हैं। उन्हें उस हालत में देखकर मैक्स समझ जाता है कि उसकी वजह से वे भी इस मुसीबत में फंस गई हैं। कुछ ही देर बाद जहाज एलिजियम की ओर उड़ान भर देता है। रास्ते में क्रूगर डेलाकॉर्ट को संदेश भेजता है कि मैक्स उनके कब्जे में है। ये खबर मिलते ही डेलाकॉर्ट पूरे अमेरिका का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट खत्म करने का आदेश दे देती है। उधर नेटवर्क वापस आते ही स्पाइडर अपने सिस्टम पर मैक्स की लोकेशन देख लेता है। वो अपने साथियों से कहता है तैयार हो जाओ, अब हम भी एलिजियम चलेंगे। कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी टीम जहाज लेकर एलिजियम के लिए रवाना हो जाती है। इधर क्रूगर का युद्धपोत एलिजियम के वातावरण में प्रवेश करता है। लैंडिंग से ठीक पहले क्रूगर और उसका साथी अचानक मैक्स के हाथ से ग्रेनेड छीनने की कोशिश करते हैं। जहाज के अंदर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की में एक आदमी कंट्रोल पैनल पर गिर जाता है और जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी दौरान मैक्स के हाथ से ग्रेनेड नीचे गिर जाता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। धमाके में क्रूगर का चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है। नियंत्रण खो चुका जहाज एलिजियम की कई इमारतों से टकराता हुआ एक महल के बाहर क्रैश हो जाता है। हादसे की खबर मिलते ही डेलाकॉर्ट पूरे शहर में लेवल 5 सिक्योरिटी अलर्ट घोषित कर देती है। कुछ देर बाद एलिजियम का राष्ट्रपति गुस्से में उसके कैबिन में पहुंचता है और पूछता है मेरी अनुमति के बिना पूरे शहर में इमरजेंसी क्यों लागू की गई? डेलाकॉर्ट शांत स्वर में जवाब देती है स्थिति अब सामान्य नहीं रही, फिलहाल पूरे ऑपरेशन की कमान मेरे हाथ में रहेगी। दूसरी तरफ फ्रे किसी तरह होश में आती है। वो अपनी बेटी को लेकर पास के एक घर में पहुंचती है जहां मेडिकल मशीन लगी होती है। वो बेटी को मशीन पर लिटाती है लेकिन स्क्रीन पर संदेश आता है सिटीजन आईडी नहीं मिली। इसके बाद मशीन इलाज शुरू नहीं करती। उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच जाता है। फ्रे उससे अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगाती है लेकिन गार्ड उसकी बात अनसुनी कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद मैक्स की आंख खुलती है। वो खुद को एक धातु की कुर्सी से बंधा हुआ पाता
है। उसके सामने डेलाकॉर्ट खड़ी होती है। कमरे में कई डॉक्टर और वैज्ञानिक मौजूद होते हैं। पास ही फ्रे भी बेहोश पड़ी होती है। डेलाकॉर्ट पूछती है, क्या डेटा सुरक्षित है? लीड साइंटिस्ट जवाब देता है, डेटा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन ये मैक्स के दिमाग की नसों से जुड़ चुका है। अगर हमने इसे निकाला तो डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन मैक्स की जान नहीं बचेगी। डेलाकॉर्ट बिना कोई भाव बदले कहती है, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए। मैक्स बचे या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेलाकॉर्ट वैज्ञानिकों से कहती है, ध्यान रहे, डेटा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एलिजियम का सबसे अहम डेटा है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसी समय स्पाइडर और उसकी टीम भी एलिजियम पहुंच जाती है। वे मैक्स की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रूगर का एक सैनिक ऑपरेशन रूम में पहुंचकर फ्रे को अपने साथ ले जाता है। इधर क्रूगर को मेडिकल मशीन पर लिटाया जाता है। स्कैन में पता चलता है कि धमाके से उसका चेहरा बुरी तरह घायल हुआ है, लेकिन बाकी शरीर सुरक्षित है। कुछ ही सेकंड्स में मशीन उसका इलाज पूरा कर देती है। होश में आते ही उसका पहला सवाल होता है, मैक्स कहां है? उधर लैब में अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैक्स खुद को छुड़ा लेता है। वो एक वैज्ञानिक को पकड़कर पूछता है, फ्रे कहां है? घबराया हुआ वैज्ञानिक बताता है कि उसे लेवल 3 पर ले जाया गया है। मैक्स तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रेडिएशन की वजह से उसका शरीर लगातार जवाब दे रहा होता है। इसी दौरान डेलाकॉर्ट क्रूगर को जहाज रिहायशी इलाके में क्रैश कराने के लिए फटकार लगाती है। वो कहती है कि अगर उनकी योजना का सच बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही क्रूगर अपना आपा खो देता है। वो डेलाकॉर्ट को गोली मार देता है और कहता है, अब ये डेटा सिर्फ मेरा होगा। इसके बाद वो अपने आदमियों को पूरे मुख्यालय पर कब्जा करने का आदेश देता है और खुद एक्सोसूट पहनकर मैक्स की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ ही देर में पूरे परिसर में अफरा तफरी फैल जाती है। मैक्स सिक्योरिटी सिस्टम पर स्पाइडर को देखता है और वॉकी टॉकी से कहता है, मेरे दिमाग में मौजूद डेटा की मदद से धरती के सभी लोगों को एलिजियम की नागरिकता मिल सकती है। किसी तरह मेन सिस्टम तक पहुंचो। इतना कहकर वो आखिरी दवा खाता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ फ्रे को एक सैनिक बंधक बनाए हुए होता है। तभी मैक्स वहां पहुंचता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में एक और सैनिक आ जाता है। मैक्स पहले सैनिक को दूसरे पर फेंक देता है और पास की मेज के पीछे छिपकर जवाबी फायर करता है। फिर वो ग्रेनेड लॉन्चर अपने कब्जे में लेकर दोनों सैनिकों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो फ्रे से कहता है, अपनी बेटी को लेकर किसी मेडिकल मशीन तक पहुंचो, मैं अपना काम पूरा करने जा रहा हूं। अब मैक्स और स्पाइडर मेन सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आखिरी दरवाजे पर क्रूगर एक्सोसूट पहनकर उनका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच आखिरी मुकाबला शुरू होता है। लंबी लड़ाई के बाद मैक्स पूरी ताकत लगाकर क्रूगर को पुल से नीचे गिरा देता है, जहां हुए विस्फोट में उसका अंत हो जाता है। इसी बीच स्पाइडर मेन सिस्टम तक पहुंच जाता है। वो मैक्स के दिमाग में मौजूद डेटा को सिस्टम से जोड़ देता है और रीबूट प्रक्रिया शुरू कर देता है। तभी स्क्रीन पर चेतावनी दिखाई देती है, रीबूट पूरा होते ही होस्ट की मृत्यु निश्चित है। स्पाइडर घबरा कर कहता है, अगर ये प्रक्रिया पूरी हुई तो तुम नहीं बचोगे। मैक्स शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। स्पाइडर चुपचाप कीबोर्ड उसकी तरफ बढ़ा देता है। बटन दबाने से पहले मैक्स आखिरी बार फ्रे से संपर्क करता है। फ्रे, शायद ये हमारी आखिरी बात हो। याद है बचपन में मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन एलिजियम के दरवाजे सबके लिए खोलूंगा। आज वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। इतना कहकर वो एंटर दबा देता है। उसी पल एलिजियम का पूरा सिस्टम रीबूट होना शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद मैक्स मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए आंखें बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति और सुरक्षा बल कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलिजियम का सिस्टम पूरी तरह रीबूट हो चुका होता है। धरती पर रहने वाला हर इंसान अब आधिकारिक रूप से एलिजियम का नागरिक बन चुका होता है। उधर फ्रे अपनी बेटी को मेडिकल मशीन पर लिटाती है। इस बार मशीन उसकी नई नागरिकता पहचान स्वीकार कर लेती है और तुरंत इलाज शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। उसे सुरक्षित देखकर फ्रे की आंखें भर आती हैं। उसी समय मेडिकल रोबोट सुरक्षा कर्मियों से कहता है, पीछे हटिए, नए नागरिकों को तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। अगले ही पल एलिजियम के सिस्टम पर संदेश दिखाई देता है, धरती के नए नागरिकों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता शुरू की जाए। इसके बाद कई मेडिकल स्पेसशिप धरती की ओर रवाना होते हैं। पहली बार धरती पर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए इलाज और बेहतर जीवन का रास्ता खुल जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।